हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीजीटी हिंदी के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र में। यह जो सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, इसमें हम लोग टीजीटी हिंदी में जो परीक्षा हुआ है पिछले वर्षों, उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम 2013 में हुए टीजीटी हिंदी के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र को देखेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल पे 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010 का जो टीजीटी का पेपर हुआ था, उसका व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह क्या है? इसमें पहला प्रश्न है कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? भारत भारती का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, भारत भारती जो है वह राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ जो तथ्य हैं इनके बारे में, वह देख लेते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त के, वह है जयद्रथ वध, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। तो याद रखिएगा, साकेत यह महाकाव्य है जो 1931 ईस्वी में लिखा गया है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो इसमें से जो व्याकरण ग्रंथ है वह है युक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो लिखा गया है दामोदर शर्मा द्वारा। तो इसे याद रखिएगा, यह व्याकरण ग्रंथ है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या था। घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन दिए है अश्व, घोड़ा, तुरंग। तो यह घोड़ा का जो तद्भव रूप हो जाएगा, घोटक का तद्भव रूप घोड़ा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या था? उपजाऊ का विलोम है। उपजाऊ का विलोम क्या है? तो उपजाऊ का विलोम होता है ऊसर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो देखिए, अर्धस्वर 2 होते हैं, य और व। तो यहाँ पे ऑप्शन में य है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सही हो जाएगा। अगर बात करें र को, तो इसे लुंठित ध्वनि और ल को पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। देसिल बना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही? देसिल बना सब जन मिठा, यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है वह विद्यापति द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। विद्यापति के बारे में बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, और साथ ही साथ इन्हें मैथिल कोकिल के भी नाम से जाना जाता है और अभिनय जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी तथ्य को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वह 5 आती हैं, तो इसे याद रखिएगा। इसमें पूछा गया है कौन है, तो पश्चिमी हिंदी में यह कनौजी आती है। मगही और मैथिली के बारे में बात करें तो यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे पश्चिमी हिंदी पूछा है, तो यहाँ कन्नौजी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या था। आसक्त का विलोम है। आसक्त का विलोम क्या है? तो आसक्त का विलोम होता है विरक्त। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? तो यह दिया गया था मिश्र बंधु द्वारा। अगर श्रृंगार काल पूछे तो वह विश्वनाथ मिश्र द्वारा कहा गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है?
देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो यहाँ पे जो यशपाल द्वारा लिखा गया झूठा सच है, उसमें विभाजन की त्रासदी का महाकाव्यात्मक वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर बात करें राग दरबारी, तो ये श्रीलाल शुक्ल का और गबन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यह प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद है 344, उसमें राजभाषा संबंधी अधिनियम है, उसके अनुसार 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष थे बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, यह टीजीटी हिंदी 2013 का हुए परीक्षा का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे हैं। इसमें जो अगला प्रश्न है वह है, मध्यवर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन है? जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस। तो देखिए, यहाँ पे जो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया आधे अधूरे है, यह मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला एक बेहतरीन नाटक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? यह प्रश्न पूछा गया है, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो यहाँ पे जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया रंगभूमि उपन्यास है, उसमें एक प्रमुख पात्र सूरदास है। अगर अन्य पात्र के बारे में बात करें तो उसमें एक पात्र आती है सोफिया, उसे भी याद रखिएगा, वह भी पूछा जाता है। और बाकी गोदान, कर्मभूमि, कायाकल्प सभी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो अमीर खुसरो जो जाने जाते हैं तूतिए हिंद। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या है। धन्य भारत भूमि सब रत्नावनी की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपनवजी। तो यह जो पंक्ति है वह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो गिरिराज किशोर का जो उपन्यास है पहला गिरमिटिया, वह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर इनके अन्य उपन्यास के बारे में बात करें तो इनकी उपन्यास है यात्राएं, जुगलबंदी, चिड़ियाघर, प्रस्तावित एवं असलाह। तो याद रखिएगा, जुगलबंदी पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, यह गिरिराज किशोर के उपन्यास है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो जो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है जिसमें 15 सर्ग है, वह उसमें जो श्रद्धा पात्र है वह किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा जो प्रतीक है वह हृदय का। तो इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? देखिए, दूसरी परंपरा की जो खोज रचना है वह नामोर सिंकृत है और यह आलोचना ग्रंथ है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है? अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या है? तो जिसका मन किसी दूसरी की ओर रहता है उसके लिए एक शब्द होता है अन्य मनस्क। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो आप जानते होंगे कि जिस शब्द का पहला वाचक जो संख्यावाचक होता है पहला शब्द, उसमें द्विगु समास होते हैं, इस कारण से यहाँ पे द्विगु समास ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो स्वच्छंदतावाद की जो शुरुआत किया गया है वह श्रीधर पाठक द्वारा। इनकी रचनाओं से स्वच्छंदतावाद का शुरुआत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए, जहाँ बिना कारण के ही कार्य होता है
वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ बिना पग के ही चल रहे हैं और बिना कान के ही सुन रहे हैं, तो बिना कारण ही कार्य हो रहा है, तो इस पंक्ति में विभावना अलंकार होगा। यह ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑप्शन जो कोई भी सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे विभावना अलंकार है, आप उसे याद रखिएगा, विभावना अलंकार है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है, तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक कहलाता है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है, तो अतीन्द्रिय शब्द का जो आशय है इंद्रियों की पहुँच से बाहर, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है। तो देखिए भक्ति आंदोलन के विषय में जो यह कथन कहा गया है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति के कारण जो भक्ति आंदोलन वह उत्तर भारत में प्रसारित हुआ या मुस्लिमों के आक्रमण की देन माना गया है, तो उसका विरोध करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास है। तो इस सभी तथ्य को आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसका नाटक है। तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह जो नाटक है वह सुरेंद्र वर्मा का है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। साथ ही साथ इनके अन्य जो नाटक यहाँ पे दिए गए हैं उसे हम देख लेते हैं। इनके जो अन्य नाटक हैं, द्रौपदी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और 8वां सर्ग। तो 8वां सर्ग याद रखिएगा, यह नाटक विधा की रचना है और सुरेंद्र वर्मा का है। इसका पूछा जाता है कि 8वां सर्ग किस विधा की रचना है, तो आप याद रखिएगा यह नाटक है और सुरेंद्र वर्मा का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं, तो दुखम सुखम उपन्यास की जो लेखिका है वह ममता कालिया हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनके अन्य उपन्यास के बारे में बात करें तो बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां एवं दौड़ इनकी प्रमुख कहानियां हैं। तो दुखम सुखम आप याद रखिएगा, यह ममता कालिया की कहानी है, उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। कुटिल का विलोम है, तो कुटिल का विलोम होता है ऋजु, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो रामानुजाचार्य ने जिस दर्शन का प्रतिपादन किया था वह है विशिष्टाद्वैतवाद, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगर अद्वैतवाद के बारे में पूछे तो वह शंकराचार्य और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया है वह मृत्युंजय कहलाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। इस शब्द में बताना है कि इसमें प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पे जो पहला है मर्मज्ञ, इसमें कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है। यह प्रश्न पूछा गया है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का क्या नाम है। तो देखिए मेरुतुंग एक कवि हैं, उनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो ब्रजभाषा का क्षेत्र जो यहाँ पे नहीं है वह है सरगुजा, धौलपुर, मथुरा, आगरा, यह सभी ब्रजभाषा का क्षेत्र है, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है या किसके द्वारा यह नाम दिया गया है। तो आदिकाल को बीजवपन काल जो कहा गया है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, और रामचंद्र शुक्ल के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आर्द्र का विलोम शब्द है। तो आर्द्र का जो विलोम शब्द होगा वह शुष्क होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परुष शब्द का विलोम है। तो परुष शब्द का विलोम जो होगा वह हो जाएगा कोमल, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है तदी समाज की स्थापना किसने की थी, या तदी समाज किससे संबंधित है, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, जो मापा न जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है, तो जो मापा न जा सके वह अपरिमेय होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है, तो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत यह कहा गया है, तो ऑप्शन वहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या था, यह टीजीटी हिंदी 2013 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी किसके द्वारा जीवनी लिखा गया है, यानी अकाल पुरुष गांधी किसकी जीवनी है, तो यह जैनेन्द्र द्वारा गांधी जी पर लिखा गया जीवनी है अकाल पुरुष गांधी, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है, साये में धूप काव्य कृति के जो रचयिता है वह दुष्यंत कुमार है, तो इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए पवन का बसंत, यह इनकी रचनाएं हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है, तो गोकुलनाथ की जो रचना है वह 84 वैष्णवों की वार्ता, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस कवि को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है, तो ऊपर अभी चर्चा किया गया कि विद्यापति को मैथिल कोकिल एवं अभिनय जयदेव के बारे में अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है, उपदेश रसायन के जो रचयिता हैं वे जीनदत्त सूरी हैं, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है, तो कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी का है, यह सही बात है। हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी का है, यह भी सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे का है, यह भी सही है। रसवंती सियाराम सरल गुप्त का नहीं है बल्कि दिनकर की रचना है, तो इसे याद रखिएगा, यह युग्म गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे जो दुर्गुण शब्द दिया गया है वह प्रत्यय रहित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, केशव कहीं न जाई का कहिए यह पंक्ति किस कवि की है, तो यह जो पंक्ति है वह तुलसीदास की है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, आवाहन का विलोम क्या होगा, आवाहन का विलोम जो होगा वह विसर्जन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थालंकार है, तो श्लेष वक्रोक्ति और यमक यह तो होते हैं शब्दालंकार, लेकिन रूपक क्या है अर्थालंकार, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, फर्राटा अड़ियल घुमक्कड़ यह तो देशज प्रत्यय हैं लेकिन उच्चतर यह नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार के नाम सही नहीं है, तो देखिए दिया हुआ है फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल, यह सही बात है, यह इनकी रचना है। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, यह भी सही है। सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह, यह गलत है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे, तो देखिए सीढ़ियों पर धूप में यह रघुवीर सहाय की रचना है, तो यहाँ पे यह गलत दिया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम जो यहाँ पे दिया गया है वह है अणुभाष्य, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इनका एक और जो पूछा जाता है वह तत्वदीप निबंध, तो तत्वदीप निबंध पूछे तो वह भी वल्लभाचार्य की रचना है, इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, तो आ उपसर्ग जिसमें नहीं है वह है आदरणीय, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो इनकी जो प्रसिद्ध कृति है पैरों में पंख बांधकर, यह रामवृक्ष बेनीपुरी की एक यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं सुधा, इंदु, समन्वय, मतवाला। तो देखिए इंदु से संबंधित नहीं थे निराला जी, इंदु से संबंधित थे प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्त कौन सी है? तो वह है सरयू पार की यात्रा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। सरयू पार की यात्रा यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वह होता है जुगुप्सा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। शोक करुण रस का, विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव होते हैं। तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अंगद पैज की रचना किसने की थी? तो अंगद पैज की जो रचना किया गया है वह ईश्वरदास द्वारा। इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो सत्यवती कथा, भरत मिलाप एवं अंगद पैज ईश्वरदास की रचना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास किसे कहा जा सकता है? इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञे, यह तीनों जो हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो वह मनोहर श्याम जोशी है। याद रखिएगा, इलाचंद जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न होना चाहिए कौन नहीं है? तो वह मनोहर श्याम जोशी। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का अतीत जो लिखा गया है वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। अगला प्रश्न है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो अथवा जो है वह व्याकरण की दृष्टि से अव्यय शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो यह बार बार पूछा जाता है। साखी जो विजय देवनारायण शाही की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह इनकी अर्थशास्त्र पर लिखी गई रचना है। तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है कि अपनी जो प्रशंसा है वह स्वयं करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो जगत प्लस नाथ, तो जगन्नाथ बन जाएगा, ये इसमें व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आप सभी जानते होंगे, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह और करुण रस का शोक, भयानक रस का भय और शांत रस का निर्वेद। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो यह कहा गया है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। इनका मत है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी रचनाएं और रचनाकार का युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है यह बताना है। तो काव्य निर्णय भिखारी दास का है, यह सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का, यह भी सही है।
रसविलास चिंतामणि का, यह भी सही है। और भाव विलास केशवदास, यह गलत है। भाव विलास देव की रचना है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो देखिए, शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया जो पहला रिपोतार्ज है वह लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। तो यह रिपोतार्ज है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताना है। तो शालिभद्र सूरी की जो रचना यहाँ पे दिया गया है वह है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी कौन सी है? तो यहाँ पे जो रस प्रिया है वह फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। इनकी अन्य कहानियों के बारे में बात करें तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, रस आखेटक एवं प्रिया नीलकंठी। तो याद रखिएगा इन सभी को। यहाँ पे देखिए, जो रस आखेटक एवं प्रिया नीलकंठी है कुबेरनाथ राय का निबंध है। और बाकी यह जो ऊपर दिया गया है वह जो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। साकेत महाकाव्य की सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो साकेत महाकाव्य का जो मार्मिक सर्ग है वह 9वां सर्ग है, जिसमें उर्मिला के विरह का चित्रण किया गया है। यह मैथिली शरणगुप्त की रचना है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो यह प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोतार्ज है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इनका जो रिपोतार्ज है अल्मोड़े का बाजार, ठीक है, यह प्रकाश चंद्र गुप्त का रिपोतार्ज है। इनके अन्य रिपोतार्ज के बारे में बात करें तो स्वराज भवन और बंगाल का अकाल, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? तो कठगुलाब, यह देखिए उपन्यास विधा की रचना है। पुरानी स्मृतियाँ, छड़ बोले कड़ मुस्कुराए, रेखाएं बोल उठी, यह सभी रेखाचित्र विधा की रचना है। तो कठगुलाब यहाँ पे उपन्यास है। किनका उपन्यास है यह ऑप्शन जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सी शिलांकृति कृति है? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिलांकृति कृति माना जाता है राउल वेल को, ठीक है। यह ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। यह रोड़ा कवि द्वारा रचित है, उसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो आप सभी जानते हो कि बनारसीदास जैन की जो पहली आत्मकथा है वह है अर्धकथानक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? तो झीनी झीनी बीनी चदरिया, जिसमें बनारस के बुनकरों का चित्रण किया गया है, यह अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अगला प्रश्न है, उद्योग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस योग उद्योग बन जाएगा। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है? तो प्रबोध पचासा ग्रंथ के जो रचयिता हैं वह पद्माकर हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? यानी कौन सी पत्रिका साहित्यकार से संबंधित नहीं है? नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, पहल ज्ञान रंजन, तद्भव अखिलेश, यह तो सभी साहित्यकार से संबंधित है, लेकिन दस्तावेज रामचंद्र तिवारी यह साहित्यकार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है।
कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, यह जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह संत रैदास की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कलश का पर्याय है। तो कलश का जो पर्याय है वह है कुंभ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह किसका कथन है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद का। इनकी जो रचनाएं, जो नाटक हैं वह रंगमंच पे प्रदर्शित करने में उतना सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा था नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक। तो यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, कथन है, तो इसे याद रखिएगा। अगर इनके नाटकों के बारे में बात करें तो इनके नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाखदत्त, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त एवं स्कंदगुप्त। इनका जो करुणालय है उसे गीति नाट्य माना जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? चंद्रिका का पर्याय है। तो चंद्रिका का पर्याय है कौमुदी, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस, तो इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ अपने अपने अजनबी अज्ञे का, बलचनमा नागार्जुन का, और बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या पूछा गया था। प्रेम को पंथ कराल महा, तलवारी की धार पे धामनु है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे आलम, मतीराम, तो यह बोधा की रचना है, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो यहाँ पे जो अपभ्रंश के वाल्मीकि है वह स्वयंभू है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है अरुण या मधुमय देश हमारा, यह किसने कहा है? यह किसके द्वारा कहा गया पंक्ति है? तो यह कहा गया है कार्नेलिया द्वारा, तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। खेत कौटुकम किसकी रचना है? तो खेत कौटुकम जो रचना है वह रहीम की है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगर बात करें तो इनकी अन्य रचनाओं में रहीम दोहावली या सतसई, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी इनकी रचनाएं हैं, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है समर्थ थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड बना था, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में जो रस है वह है शांत रस, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? यह पूछा गया है। महाभोज मन्नू भंडारी, यह सही है। आवाज चित्रा मुदगल, यह भी सही है। तत्सम राजी सेठ, यह भी सही है। मुझे सूरज चाहिए सुरेंद्र वर्मा, यह तो गलत है, इसमें होना चाहिए कि मुझे चांद चाहिए, यह सुरेंद्र वर्मा की कृति है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो यहाँ पे डी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। पाप और पुण्य के चितरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? यहाँ पे जो चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का, उसमें पाप पुण्य की समस्या को दिखाया गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो यह कर्मधारय का उदाहरण है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिएगा परमानंद कर्मधारय समास का उदाहरण है।
तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है। प्रतीक का संधि विच्छेद होगा तो प्रति धन एक इको अड़ची सूत्र से यहाँ पे प्रति प्लस एक यानी ती के स्थान पर ये हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा इसे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस शब्द में अ उपसर्ग है। तो किस शब्द में अ उपसर्ग है, तो वह अभाव में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है। तो बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, तो ऑप्शन 1 यहाँ सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। सरस्वती दयाल सक्सेना की नाट्यकृति का नाम क्या है। तो इनका जो नाट्यकृति है बकरी, वह इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर बकरी इनका जो सरस्वती दयाल सक्सेना का वह सही हो जाएगा। तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या है। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य कथन कौन सा नहीं है बताना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, यह सही बात है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, यह भी सही बात है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, यह भी सही बात है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, यह गलत बात है, क्योंकि संस्कृत में भी 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या है। उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है। तो उदय प्रकाश द्वारा जो लिखित कहानी नहीं है वह पीली आधी, तिरीच पाल गोमरा का स्कूटर और दरियाई घोड़ा इनकी रचना है, तो याद रखिएगा यह जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा, सी। अगला जो प्रश्न है वह है, यह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन है। तो नरेश मेहता का यह उपन्यास है, इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ इनके जो अन्य उपन्यास है डूबते मस्तूल भी है, तो उसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। विज्ञान गीता की रचना किसने की है। तो विज्ञान गीता केशवदास की रचना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्रिका है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था वह क्या है। निम्न में से कौन वर्णिक छंद है। तो यहाँ पे वर्णिक छंद है दोहा, चौपाई, रोला तो मात्रिक छंद है, लेकिन सवैया यहाँ पे वर्णिक छंद है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है, स्वप्न का विलोम है। स्वप्न का विलोम क्या है। तो स्वप्न का विलोम होता है जागरण, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओछे की प्रीति बालू की भीति, इस क्या भाव है, इसका क्या अर्थ है, यह बताना है। तो यह जो होगा, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का भी प्रेम होता है, अस्थायी होता है, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है। कब तक पुकारूं, सैलूस, झूला नट, सेवा सदन। तो देखिए सेवा सदन जो है वह मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, इसमें नटों के जीवन संघर्ष का चित्रण नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तथ्य को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है। डॉक्टर गिरासन मिश्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए जो प्रारंभिक काल है वह मिश्र बंधु और गणपति चंद्र गुप्त द्वारा दोनों द्वारा कहा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वह हैं मैथिली शरण गुप्त, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो यह कोलकाता से प्रकाशित होने वाली महत्वपूर्ण पत्रिका थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे जो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है।
हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार जो हैं वह बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह क्या था। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? उपमा के लिए कालिदास, यह सही बात है। करुणा के लिए भवभूति, यह भी सही बात है। अलंकार के लिए भामा, यह भी सही बात है। लेकिन वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र प्रसिद्ध नहीं है। वक्रोक्ति के लिए कुंतक है। क्षेमेंद्र जो प्रसिद्ध है वह है औचित्य के लिए, तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया गया है वह हीत हरिवंश द्वारा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है वह क्या है? अहेतुक का शुद्ध रूप है। अहेतुक का शुद्ध रूप क्या है? तो अहेतुक का शुद्ध रूप अहेतुकी होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? मतिराम बिहारी सेनापति तो किए हैं, लेकिन वृंद ने सतसई की रचना नहीं की है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया तो वह क्या था। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। तो यहाँ पे जो पाप पुण्य है उसमें द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए महाप्राण ध्वनियाँ जो होता है वह हर वर्ग के दूसरे, चौथे और अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा। तो यहाँ पे महाप्राण पूछा है तो दूसरा, और यहाँ पे जो दूसरा चौथा है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, जो शीघ्र ही किसी बात को युक्ति को सोच ले उसके लिए प्रत्युन्मत्ति होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है अंजू दीदी किस विधा की रचना है? तो उपेंद्रनाथ अश्क का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है अंजू दीदी, तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है, तो यह कहलाता है समशीतोष्ण, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। कौन सी आत्मकथा दलित नहीं है? अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत तो दलित आत्मकथा है, लेकिन मेरी असफलताएं यह बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, तो यह दलित आत्मकथा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? तो वह शब्द है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है उसे देखते हैं। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो देखिए शिवराज भूषण जो भूषण की रचना है उसमें अलंकार का विवेचन मिलता है। इसमें 105 अलंकार के बारे में चर्चा किया गया है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या है। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर जिस शासन के समकालीन थे वे हैं सिकंदर लोदी, तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यह 125 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको हम लोगों ने देखा। यह टीजीटी 2013 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र था। इसी तरह के महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्न हल प्रश्न पत्र हम लेकर अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।